हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है ऊष्मागतिकी और इस यूनिट से आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने अब तक ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे हैं। तो आओ देखो, पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल, एक कार्नो इंजन उच्चतम रिजर्वायर से प्रत्येक चक्कर में 240 जूल ऊर्जा लेता है तथा 7 डिग्री सेल्सियस पर सिंक को 100 जूल वापस कर देता है, तो रिजर्वायर का ताप क्या होगा? कार्नो इंजन जहां अपन पढ़ते हैं उसमें देखो क्या क्या दिया गया है हमें। ये दे रहा है कि जो उच्चतम रिजर्वायर, इसको अपन सोर्स यानी कि स्रोत भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर T1 है और ये T1 ही अपन से पूछ रहा है। जो कम ताप का रिजर्वायर होता है, उष्मा भंडार होता है, उसे अपन सिंक कहते हैं और सिंक का टेम्परेचर T2 जिसकी वैल्यू 7 डिग्री सेल्सियस इसने दे रखी है। और स्रोत से ली गई उष्मा वो Q1 इक्वल टू है 240 जूल और सिंक को दी गई उष्मा या जो ऊर्जा है Q2 वो है 100 जूल। T1 अपन से पूछ रहा है और T2 की वैल्यू है 7 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 7 प्लस 273 और ये 280 केल्विन आएगा। अब कैसे सोल्व करना है? ये सब तो दिया गया है, ये तो उसने दिया है, ठीक है। मतलब स्रोत से जो ऊर्जा ली जा रही है वो 240 जूल, उष्मा भी कह सकते हो, बस वो जूल में है। सिंक को जितनी उष्मा दी जा रही है, ऊर्जा दी जा रही है, वो कितनी है? 100 जूल। यहां जो सिंक का ताप है वो 7 डिग्री सेल्सियस मतलब 280 केल्विन है और उच्चतम रिजर्वायर यानी कि स्रोत का ताप पूछा जा रहा है। तो देखो, एक बात हमें पता होनी चाहिए, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, आंसर आ जाएगा। यहां Q1 की वैल्यू है 240, Q2 की बात करें तो ये 100 होगा। T1 अपन को फाइंड करना है और T2 280। बस आप सॉल्व करके देखिए, T1 इक्वल टू आएगा ये 240 गुणा 280 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 24 को जब 28 से गुणा करोगे तो इसका आंसर 672 केल्विन आएगा। यही इसका आंसर होगा, 672 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया सवाल क्या है वो सुनो। ये कहता है क्रम से 27 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर एक उष्मा होज व स्रोत जिनके मध्य काम करने वाले एक कार्नो इंजन की दक्षता लगभग क्या होगी? कार्नो इंजन की दक्षता पूछी है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है? ईटा इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये इसका फॉर्मूला होता है। T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। अब T1 क्या है वो देखो, जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, जो कम टेम्परेचर होता है वो T2 होता है। मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2 हमेशा T1 ज्यादा, हमेशा T2 कम। आओ, तो ये दे दिया T1 कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करो तो 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन। मतलब हमें पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं। अब यहां 273 ऐड करने का मतलब 373 केल्विन आ गया। यहां देखिए ये T2 है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करो, यकीन करिए ये 300 केल्विन होगा। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है 1/4, 3/4, 4/5 और 1/5, वो भी लगभग बोल रहा है, तो बस वैल्यू पुट करो। T1 की वैल्यू T1 माइनस T2, अगर आप T1 में से T2 घटाओगे तो घटाते समय केल्विन लेना जरूरी नहीं है, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में भी आप ले सकते हो। मतलब डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस आता है वो और केल्विन में जो डिफरेंस आता है वो सेम ही होता है। तो आप 100 में से 27 को घटा सकते हो और जहां तक मैं देख रहा हूं कि 100 में से 27 जाएगा तो ये 73 रह जाएगा। T1 की वैल्यू, हाँ अब ये वैल्यू अपन को केल्विन में रखनी होगी, अब डिग्री सेल्सियस में नहीं रख सकते आप। मैंने ये कहा कि जो डिफरेंस होता है ना
वो डिफरेंस चाहे आप डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, एक जैसा होगा। आप केल्विन की वैल्यू यहां 373 में से अगर 300 घटाओगे तो भी अपने पास में क्या बचेगा, 73 बचेगा, या फिर 100 में से 27 घटाओगे तो भी 73 बचेगा। तो अंतर कितना आ रहा है, 73। T1 की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को, वही 373। यकीन करो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1/5 होगा और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ो, ये देखो, ये 2013 में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है सुनो, एक प्रक्रम में निकाय 35 जूल उष्मा अवशोषित कर 11 जूल कार्य करता है। जब निकाय समान अंतिम अवस्था तक एक अन्य उष्मा गतिकी प्रक्रम से उष्मा प्राप्त करता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा है। सवाल को एक बार और आप पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, दोबारा सुनो। एक प्रक्रम में निकाय 35 जूल उष्मा अवशोषित कर 11 जूल कार्य करता है। जब निकाय समान अंतिम अवस्था तक एक अन्य उष्मागतिकी प्रक्रम से उष्मा प्राप्त करता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा क्या होगी। ये जो सवाल है वास्तव में ये है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो सुनो। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये दे रखा है। यहां 35 जूल उष्मा प्राप्त करता है, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, किए गए कार्य का मान ये डब्ल्यू है जो कि 11 जूल है। वास्तव में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा 35 माइनस 11, तो ये आएगा 24 जूल। आंतरिक ऊर्जा का मान केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, आंतरिक ऊर्जा का मान पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये du क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कहता है जब निकाय समान अंतिम अवस्था तक एक अन्य उष्मागतिकी प्रक्रम से उष्मा प्राप्त करता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा क्या होगी। अब आप सेकंड पॉइंट ले लीजिए, वही अवशोषित उष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य। आज अपन से ये डेल्टा क्यू पूछ रहा है, डी यू पहले जैसा ही होगा क्योंकि समान अंतिम अवस्था है और इंटरनल एनर्जी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटरनल एनर्जी आज भी यहां 24 ही लेनी पड़ेगी और डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया 20, जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 44 जूल आएगा और यही इसका आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, ये 2015 में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, एक बार फिर वापस वही कार्नो इंजन। एक आदर्श कार्नो इंजन 227 डिग्री सेल्सियस व 127 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्यरत है। यदि निर्गत कार्य 10 की पावर 3 जूल है तो स्रोत से प्राप्त उष्मा का मान क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, अब तो एक बात याद रखना, सॉल्व करते हैं। स्रोत से प्राप्त उष्मा के लिए Q1 की वैल्यू होती है W/T1 माइनस T2 इंटू T1। अगर यहां Q2 बताते तो यहां अपन T2 लेते, तो बस इतनी जरूरत अपन को। W की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 ये है, तो T1 इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ेंगे तो यकीन करिए ये 500 केल्विन हो जाएगा और ये T2 वास्तव में 400 केल्विन हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, यहां ये 500 है, इन दोनों का जो डिफरेंस अपन देखने वाले हैं वही 100 आएगा और अगर आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 गुणा 10 की पावर 3 जूल और यही इसका आंसर होगा, सी वाला। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो, ये देखो, ये 2018 में पूछा गया सवाल। किसी प्रक्रम में एक निकाय 45 जूल उष्मा अवशोषित कर 11 जूल कार्य करता है। निकाय समान प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं तक एक अन्य उष्मागतिकी पथ पर 16 जूल कार्य करता है। इस प्रक्रम से निकाय को स्थानांतरित उष्मा क्या होगी। डिट्टो वैसा का वैसा सवाल है जैसा उसने ये 2018 में पूछा और ये 2013 में पूछा, मतलब सेम वैसा ही सवाल है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। आओ, पहला पॉइंट, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पहले वाले केस में क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू 45,
इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, 11 जूल कार्य हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी वही 45 माइनस 11, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये 34 जूल होगा। सेकंड पोजीशन की बात करो, ये कहता है समान प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं तक एक अन्य उष्मागतिकी पथ पर 16 जूल कार्य करता है, तो इस प्रक्रम में निकाय को स्थानांतरित उष्मा कितनी होगी, यानी कि डेल्टा क्यू पूछ रहा है, जो डी यू प्लस वही डेल्टा डब्ल्यू। ये अपन से पूछा जा रहा है डी यू की वैल्यू कितनी है, वही 34, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है, आज दे दिया उसने 16 जूल। सर इसको ऐड करिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 50 जूल इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर डी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएस ने 2018 में पूछा। सवाल क्या कह रहा है, ताप T1 तथा T2, T2 कम T1 ज्यादा, ये बोल रहा है T1 ज्यादा T2 कम, मतलब ये तो सोर्स का टेम्परेचर है और ये सिंक का टेम्परेचर है, सिंक का हमेशा कम, सोर्स का हमेशा ज्यादा। ताप T1 तथा T2 के मध्य कार्यशील एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है। जब T2 को 62 केल्विन से कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता बढ़कर 1/3 हो जाती है। T1 और T2 के मान क्रम से क्या होंगे, आओ बताता हूं। कार्नो इंजन की दक्षता, पहले अपन एफ कंडीशन की बात करते हैं। ये होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जो हमें दिया गया है 1/6। जब आप इसे सोल्व करोगे, यकीन करो T2 अपॉन T1 इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/6, और ये आएगा 5/6। मतलब मैं ये कह सकता हूं T2 अपॉन T1 इक्वल टू 5/6, 5/6, और इक्वेशन नंबर 1। अब आप बैक कंडीशन देखिए, अब की बार जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, कुछ अलग होगी, 1/3 होगी, लेकिन कब, जब T2 का ताप 62 केल्विन से कम किया जाता है। तो एन डैश इक्वल टू, तसल्ली से देखो, आराम से देखो, 1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल टू 1/3। यकीन करो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल टू होगा 2/3, और ये इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दो, तो देखो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां आएगा T2 अपॉन T2 माइनस 62, और 1 में 2 का भाग देने पर 3 कुछ ऊपर जाएगा। यकीन करो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये 15/12 आएगा, और अगर अपन 3 से काटते हैं तो ये 5/4 होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर पता करो। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर आएगा 5T2 माइनस ये 0 और ये 310 इक्वल टू 4T2। आगे सॉल्व करेंगे तो यकीन करो T2 की वैल्यू आ रही है 310 केल्विन। T2 यानी कि सिंक का ताप आ गया 310 केल्विन। तो अगर T2 आ गया तो एक बार आप ये ट्राई कर लो कि T2 की वैल्यू से ही शायद अपन को आंसर आ जाए। तो T1 और T2 के मान क्रम से क्या होंगे, तो T2 देखो 310 आना चाहिए, 310 नहीं है, 310 नहीं है, 330 और ये 310। वास्तव में इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अब आपको T1 की वैल्यू पता भी नहीं करनी, फिर भी अगर आपको लगता है कि T1 की वैल्यू पता करनी है तो आइए आप यहां से सॉल्व करो। अभी आपको पता लगा T2 की वैल्यू 310 और ये T1 इक्वल टू 5/6। यकीन करो T1 इक्वल टू आएगा 310 गुणा 6 और बटा 5। जब आप सॉल्व करोगे यकीन करो इसका आंसर 372 केल्विन आएगा, और हमारा आंसर वास्तव में बी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर हमारी आदत में हो तो ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, ये सवाल 2025 में पूछा गया सवाल है। सवाल पढ़ो, -10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होगी। बाकी चीजें यहां दे रखें। आओ देखो अपन को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो
जो बर्फ है उसको बर्फ तक लाओ, उसके बाद में उसे पिघलाओ। क्या मतलब है? पहले वो बर्फ जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर लाओ, फिर उसके बाद में वही 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदल दो। यानी कि यहाँ 2 स्टेप होंगे। पहले तो टेम्परेचर में चेंज होगा, उसके बाद में स्टेट चेंज होगा, अवस्था बदलेगी। यहाँ जो उष्मा की वैल्यू आती है वास्तव में वो उष्मा ms डेल्टा थीटा होती है। यहाँ जो उष्मा काम आती है हीट, वो Q = ml होती है। इसे आप Q1 कह दीजिए, इसे आप Q2 कह दीजिए। तो अब देखो जो Q नेट होगा वो ms डेल्टा थीटा प्लस ml होगा। m की वैल्यू 1, s की वैल्यू दे रखी है, यहाँ सब SI यूनिट में दे रखा है, टेंशन ही खत्म। तो 2100, डेल्टा थीटा कितना है 10, फिर प्लस m दे रखा है 1 और l दे रखा है यहाँ पे ये 3.36 गुणा 10 की पावर 5। यकीन करिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 0.21 इंटू 10⁵ प्लस 3.36 गुणा 10 की पावर 5 होगा, और इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर सेकंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 2022 में ये पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है सुनो, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं A और B, कौन सा सही कौन सा गलत, पढ़ो, आप खुद पढ़ो। ये कहता है एक कार्नो इंजन की दक्षता या तो गर्म उष्माशय का ताप T1 बढ़ाकर या ठंडे उष्माशय का ताप T2 घटाकर बढ़ाई जा सकती है। मतलब T1 है यहाँ सोर्स का टेम्परेचर, T2 है यहाँ सिंक का टेम्परेचर, और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो कि 1 - T2/T1 होता है, वास्तव में ईटा का मान बढ़ाने के लिए या तो T1 को बढ़ा दो या T2 को घटा दो। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक चीज और भी पढ़ते हैं अपन, और वो क्या, वो आ भी गया यहाँ पे, वो देखो। ये कहता है कि जब गर्म उष्माशय का ताप डेल्टा T से बढ़ाया जाता है तो कार्नो इंजन की दक्षता उस प्रकरण की अपेक्षा अधिक होगी जिसमें ठंडे उष्माशय का ताप डेल्टा T घटाया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि स्रोत का ताप बढ़ाना ज्यादा बढ़िया रहता है सिंक का ताप घटाने के बजाय, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दक्षता बढ़ाने के लिए ये सही है कि T1 ज्यादा करना चाहिए और T2 कम करना चाहिए, लेकिन T1 को बढ़ाने के बजाय T2 को घटाना ज्यादा सही रहता है, तब दक्षता ज्यादा होगी। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब स्टेटमेंट ए सही, स्टेटमेंट बी गलत। इसका आंसर सेकंड आएगा। दूसरी बात कि सर ये कैसे आया, वो सुनो। अपन बात करते हैं पहली स्थिति की। पहले अपन मान लेते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो ईटा है, वो 1 - एक मिनट, इसे अपन T1 - T2/T1 कहते हैं। ये तो अपन को पता ही है। पहले वाले केस में आप ऐसा करो, T1 की वैल्यू बढ़ा दो। तो T1 की वैल्यू बढ़ाते हैं, T1 इसने डेल्टा T बढ़ाया, मैं इसको x ले लेता हूं। तो T1 + x माइनस T2 और ये T1 + x, इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड केस में N2 में आओ। N2 में T1 को तो ऐसे रहने दो, अब T2 - x करो, मतलब T2 का टेम्परेचर कम करना है। अपॉन कितना रहेगा, T1 ही रहेगा। इससे सोल्व करोगे तो ये आएगा T1 - T2 + x/T1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखना N2/N1 करो, इसमें इसका भाग दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब N2 ज्यादा है, N2 ज्यादा है और N1 कम है। इसका ये मतलब हुआ कि दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत का ताप बढ़ाने के बजाय सिंक का ताप घटाना ज्यादा उपयुक्त रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। चलो इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, ये सवाल हमारे कंप्लीट हुए। तो अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।